दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सीक्रेट घर जमाई कहानी के एपिसोड नंबर 16 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारी कहानी, और सुबह वाली कहानी सुनकर ज़रूर बताएं कि आपको वो कैसी लगी। हम आपको वो सुनाएं या ना सुनाएं, ये भी कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों, आज की कहानी में आपका मैं मनदीप फिर से स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। लेकिन सिकंदर पाशा और खुद अभय रायचंद को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस सच्चाई को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कनाडाई माफिया की डेंजरस विंडो ओलिविया कुपैटो की बुनी हुई सबसे खतरनाक और खौफनाक शातिर डरावनी साजिश थी। सच क्या था? सच ये था कि आलिया शर्मा नाम की वो अनाथ लड़की सच में वजूद में थी, और वो सच में शिमला के अनाथालय में रही थी। वो सच में मुंबई में स्ट्रगल भी कर रही थी। लेकिन ठीक एक महीने पहले मुंबई के बाहरी इलाके में एक बड़ा दर्दनाक कार एक्सीडेंट में असली आलिया शर्मा की मौत हो चुकी थी। जब मार्टिन कुपैटो को मौत का बदला लेने के लिए ओलिविया और अमेरिया ने इंडिया में घुसपैठ करने का प्लान बनाया, तो उन्हें एक ऐसी पहचान चाहिए थी जो बिल्कुल बेदाग हो। कनाडाई अंडरवर्ल्ड के हैकर्स ने पूरी इंडिया का डाटाबेस खंगाला। उन्हें एक असली आलिया शर्मा का प्रोफाइल मिला। ओलिविया और उस मरी हुई आलिया शर्मा की शक्ल, उनकी कद काठी और उनके चेहरे की बनावट कुदरती तौर पर एक दूसरे से 80-90% तक मिलती जुलती थी। ओलिविया ने तुरंत अपने करोड़ों डॉलर्स और माफिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया। उन्होंने पुलिस रिकॉर्ड, मॉर्चरी, हर जगह से असली आलिया शर्मा की मौत के सारे सबूत हमेशा के लिए मिटा दिए। उस कार एक्सीडेंट की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। असली आलिया की लाश को खामोशी से जला दिया गया। फिर ओलिविया कोपेटो ने आलिया शर्मा के उस खाली पड़े वजूद, उसके नाम और उसके बैंक अकाउंट्स और उसकी पूरी जिंदगी को एक कपड़े की तरह पहन लिया। उसने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, क्योंकि उसकी शक्ल पहले से आलिया से मिलती थी। उसने सिर्फ अपना एक्सेंट बदलने और थोड़ा सा मेकअप का सहारा लिया था। यह फरेब इतना गहरा और इतना चालाक और इतना परफेक्ट था कि रायचंद एम्पायर का वो अजय खुफिया नेटवर्क भी इसे पकड़ नहीं पाया। वो लोग एक मरी हुई लड़की की जिंदगी की किताब पढ़ रहे थे, जिसे अब एक जिंदा शैतान ने अपने कब्जे में कर लिया था। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। उधर काव्या अपने कैबिन में लंच कर रही थी। उधर अभय कैबिन के बाहर आया और उसने एक खाली कॉन्फ्रेंस रूम में सिकंदर से फोन पर बात करके पूछा, क्या रिपोर्ट है सिकंदर? अभय की आवाज में अभी भी खौफनाक शक बरकरार था। तभी दूसरे तरफ से सिकंदर ने बहुत ही अदब से लेकिन निश्चितता के साथ कहना शुरू करके कहा, छोटे मालिक, मैंने खुद उस लड़की की पैदाइश से लेकर आज तक यह डिटेल खंगाल ली। यहाँ तक कि मैंने शिमला के उस अनाथालय के नन से बात की, उसके बचपन की तस्वीरें देखी। तब अभय ने आगे पूछा, और सिकंदर ने गहरी सांस लेकर कहा, और मालिक, वो तस्वीरें और उसका रिकॉर्ड बिल्कुल असली है। वो लड़की वही है जो कह रही है। वो एक गरीब अनाथ लड़की है। उसके बचपन की शक्ल आज की शक्ल से पूरी मेल खाती है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ना ही वो किसी माफिया सिंडिकेट से जुड़ी है। हमारी साइबर टीम ने उसके फोन कॉल्स और बैंक डिटेल्स को भी चेक किया। सब कुछ सफेद है। अभय कुछ पलों के लिए अपनी खामोशी में खो गया। उसके दिमाग का वो रडार जो उस खतरे का सिग्नल दे रहा था, अब वो एक ठोस और पुख्ता सबूतों के आगे कमजोर पड़ने लगा। लेकिन फिर भी अभय ने एक आखिरी बार पूछा, क्या तुम श्योर हो सिकंदर? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसका रिकॉर्ड रातों रात बदल दिया हो? आगे से सिकंदर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मालिक, रायचंद के नेटवर्क से कुछ नहीं छुप सकता। रिकॉर्ड सालों पुराने हैं। वो नन झूठ नहीं बोल रही थी। मुझे लगता है छोटे मालिक। ये कहकर सिकंदर थोड़ा झिझका और फिर उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि काव्या मैडम पर हुए उस रशियन हमले के बाद आप उन्हें लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गए। आपका वो ट्रॉमा और वो खौफ आपको हर अनजान इंसान में एक दुश्मन दिखा रहा है। वो लड़की सच बोल रही है, उससे मैडम को कोई खतरा नहीं है। सिकंदर की यह बात अभय के दिल में एक बहुत ही अजीब सी जगह पर जाकर लगी। अभय ने अपने सीने पर हाथ रखा, जहां अभी वो टांके थे। उसे लगा कि शायद सिकंदर सही कह रहा है। शायद काव्या को खून से लथपथ देखने के बाद वो खौफनाक मंजर उसके दिमाग पर इतना हावी हो चुका है कि वो अब एक मासूम अनाथ लड़की को भी कातिल समझ रहा है। इसलिए अभय ने मन ही मन खुद को कोस कर कहा, शायद मैं सच में पागल हो रहा हूँ। काव्या सही कहती है। मैं हर किसी पर शक करने लगा हूँ। अगर मैं ऐसे ही हर इंसान को दुश्मन समझता रहा तो काव्या अपनी जिंदगी कैसे जिएगी? मुझे अपने इस खौफ को काबू करना होगा। ये सोचकर अभय ने गहरी राहत और पछतावे भरी सांस ली। अभय ने अपनी हार मानकर सिकंदर से कहा, ठीक है सिकंदर, शायद तुम सही हो। मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था, लेकिन फिर भी
उस लड़की पर दूर से नजर रखना। ऑफिस की सिक्योरिटी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। उधर से सिकंदर ने तुरंत जवाब देकर कहा, जी छोटे मालिक। सिकंदर ने फोन काट दिया। अभय उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला। उसके चेहरे से वो खौफनाक टोन वाली सख्ती अब पूरी तरह से हट चुकी थी। उसने अपने उस सिक्स सेंस को भी खामोश कर दिया था। और यही वो पल था जब द ब्लैक विंडो, ओलिविया कुपैटो ने रायचंद एम्पायर के उस अभेद्य किले की सबसे मजबूत दीवार को अपने फरेब से तोड़ दिया था। रक्षक ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अब शिकारी के लिए पूरा रास्ता साफ हो चुका था। वहीं उधर ऑडिशन के बाद ओलिविया ने अपनी साजिश के अगले चरण पर काम करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि अगर उसे अभय रायचंद की नज़रों से बचना है और इस एम्पायर को अंदर से खोखला करना है, तो उसे काव्या मल्होत्रा की सबसे अच्छी दोस्त, उसकी परछाई बनना होगा। शूटिंग के सेट से ऑफिस के काम के दौरान ओलिविया ने अपने आप को एक बहुत संस्कारी, मेहनती और मासूम लड़की के रूप में पेश किया। वो सेट पर सबसे पहले आती, सबके साथ बड़े अच्छे अदब से बात करती, काव्या की हर एक छोटी से बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। एक दिन दोपहर के वक्त जब काव्या अपने कैबिन में लंच कर रही थी, ओलिविया हाथ में कुछ फाइल लेकर झिझक कर अंदर आई। ओलिविया ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तभी आगे से काव्या ने मुस्कुरा कर कहा, अरे आलिया, आओ ना। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मैम मत कहा करो, हम दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। तुम मुझे काव्या कह सकती हो। काव्या को इस अनाथ लड़की में वैसे ही बड़ा गहरा लगाव हो गया था। आगे से ओलिविया ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, नहीं मैम, आप मेरी बॉस हैं। मैंने वो नए कैंपेन के डायलॉग्स याद कर लिए, क्या मैं आपको सुना सकती हूँ? तभी काव्या ने अपना टिफिन खोल कर कहा, लंच के बाद सुना देना, पहले ये बताओ तुमने लंच किया? आगे से ओलिविया ने अपना चेहरा थोड़ा उदास करके कहा, जी मैं घर से लाना भूल गई थी, कैंटीन से कुछ खा लूंगी। उसकी ये बात सुनकर आगे से काव्या ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ शेयर करोगी, आओ यहाँ बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर आगे से ओलिविया ने झिझक कर काव्या के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। जब वो दोनों लंच कर रही थी तो काव्या ने ओलिविया से उसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया। काव्या ने हमदर्दी से पूछा, तो आलिया, अनाथालय में जिंदगी कैसी होती है? उसकी ये बात सुनकर ओलिविया की आंखों में तुरंत तो नकली लेकिन बड़ा असली दिखने वाला आंसू आ गया। ओलिविया ने अपनी आवाज को रूंधा बनाकर कहा, बहुत बहुत अकेली होती है काव्या में। आपके आसपास के लोग बहुत होते हैं लेकिन कोई आपका अपना नहीं होता। जब रात को डर लगता है तो गले लगाने के लिए कोई माँ नहीं होती। मैं हमेशा से एक ऐसा परिवार चाहती थी जो मुझे प्यार करे। और सच कहूँ मैं, जब मैं इस कंपनी में आई हूँ, जब से आपसे मिली हूँ, मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बहन मुझे मिल गई। ओलिविया ने अपनी एक्टिंग का वो मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने काव्या के दिल के सारे दरवाजे खोल दिए। काव्या जो खुद ही बड़ी इमोशनल लड़की थी, उसने उठकर ओलिविया को अपने गले लगा लिया। काव्या ने ओलिविया की पीठ थपथपा कर कहा, रो मत आलिया, आज से तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं ना तुम्हारी बड़ी बहन, तुम जब चाहो मेरे पास आ सकती हो। आगे से ओलिविया ने काव्या के गले लगकर एक बहुत ही शातिर और खौफनाक मुस्कान दी। उसकी वो भूरी आंखें किसी जहरीले सांप की तरह चमक उठी। ओलिविया ने मन ही मन उस मीठे जहर को खोलकर कहा, तुम बहुत मासूम हो काव्या। तुमने एक नागिन को अपनी आस्तीन में जगह दे दी। तुम्हारा पति बाहर दुनिया से तो तुम्हें बचा लेगा, लेकिन जब तुम्हारा कत्ल तुम्हारे ही घर के अंदर तुम्हारी इस छोटी बहन के हाथों होगा तो रक्षक कुछ नहीं कर पाएगा। उन 15 दिनों में ओलिविया ने काव्या पर भरोसा इस कदर जीत लिया था कि वो दरिंदे। अब काव्या अपने कुछ पर्सनल फैसले भी ओलिविया से पूछ कर लेने लगी। ओलिविया अब सिर्फ कंपनी का चेहरा नहीं बल्कि काव्या की सबसे करीबी राजदार बन चुकी थी। लेकिन ओलिविया जानती थी, अभय रायचंद जैसे दरिंदे को हराने के लिए सिर्फ काव्या के करीब होना काफी नहीं। उसे कंपनी के अंदरूनी सिस्टम, वहां के राज और अभय की ताकत को तोड़ने के लिए एक मोहरे की जरूरत थी। वो मोहरा था मार्टिनो की बड़ी बहन अमेलिया कुपैटो। अमेलिया जो अब तक 60 मंजिल इमारत की छत पर स्नाइपर बनकर लेटी थी। उसे ओलिविया का एक एन्क्रिप्टेड मैसेज मिला। स्नाइपर से काम नहीं चलेगा अमेलिया। अभय ने काव्या के आसपास फीमेल एक्स कमांडोज का एक अदृश्य घेरा बना रखा है। अगर तुमने दूर से गोली चलाई तो हम सब पकड़े जाएंगे। हमें इस किले के अंदर से वार करना होगा। अपना स्कोप छोड़ो और कॉर्पोरेट सूट पहनो। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को एक नए एग्जीक्यूटिव मैनेजर की तलाश है। तुम्हें वो कुर्सी हासिल करनी होगी। ये मैसेज पढ़ते ही अमेलिया, जो स्नाइपर राइफल जितनी ही कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में माहिर थी, उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। कनाडाई माफिया की इस खूंखार कातिल ने अपना हुलिया इस तरह बदल लिया। उसने अपने बालों को डाई करके काला कर लिया।
आंखों से भूरे रंग के कॉन्टैक्ट लेंस पहन लिए और एक बहुत ही कड़क, तेज तर्रार और प्रोफेशनल इंडो कैनाइड बिजनेस वुमन अनाया सिंह का रूप ओढ़ लिया। अमेलिया ने अनाया के रूप में मल्होत्रा इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव मैनेजर के पद पर अपना फर्जी लेकिन बड़ा प्रभावशाली रिज्यूमे भेजा। कुछ ही दिनों में उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वहीं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का भव्य कैबिन के बीच काव्या मल्होत्रा की कुर्सी पर वो बैठी थी और उसके दाईं तरफ कंपनी का एचआर हेड जो बाईं तरफ अभय रायचंद बैठा था। अभय अब भी काव्या की सुरक्षा के लिए हर इंटरव्यू में उसके साथ बैठता था। तभी दरवाजा खुला और अमेलिया कुपैटो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी। उसने एक बड़ा महंगा डार्क ब्लू रंग का पैंट सूट पहना था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सख्त प्रोफेशनल और नॉनसेंस वाला भाव था। जैसे ही अमेलिया अंदर आई, अभय की नजरें उस पर टिक गई। अभय का वो माफिया वाला दिमाग एक बार फिर सतर्क हुआ। उसने महसूस किया कि इस औरत की चाल, इसके खड़े होने का तरीका, आंखों में जो एक खास किस्म का ठहराव है, वो किसी आम कॉरपोरेट एम्प्लॉय का नहीं, बल्कि किसी मिलिट्री या कमांडो ट्रेनिंग लिए हुए इंसान का है। तभी काव्या ने मुस्कुराकर कहा, प्लीज हैव अ सीट मिस अनाया। अमेलिया ने बहुत ही ग्रेस का साथ कुर्सी खींची और बैठ गई। उसने काव्या की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी नजरें तुरंत अभय रायचंद की आंखों से जा टकराई। उन दोनों के बीच एक पल के लिए एक ऐसा खामोश और सर्द टकराव हुआ जिसमें कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन दोनों के अंदर के कातिलों ने एक दूसरे को पहचानने की कोशिश की। तभी काव्या ने फाइल देखकर पूछा, तो मिस अनाया, आपका रेज्यूमे बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आपने टोरंटो के टॉप फार्म्स में काम किया। आप इंडिया वापस क्यों आना चाहती हैं और खासकर हमारी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को क्यों चुन रही हैं? अमेलिया ने अपनी उंगलियों को बड़ी सलीके से मेज पर रखा। अमेलिया ने एक बहुत सदी हुई और भारी आवाज में जवाब देकर कहा, मैम, मैं हमेशा उन कंपनियों में काम करना पसंद करती हूँ जिनका विजन बड़ा हो, लेकिन जो किसी खतरे या क्राइसिस से गुजर रही हो। मैंने सुना है कि हाल ही में ग्लोबल टेक ने आपको टेक ओवर करने की कोशिश की थी। मैं एक ऐसी मैनेजर हूँ जो कंपनियों को उन भंवरों से बाहर निकालकर उन्हें मार्केट का लीडर बनाती है। मेरा काम आग बुझाना नहीं, बल्कि उस आग को अपने दुश्मनों के घर में लगाना है। अमेलिया का यह जवाब इतना बेबाक, आक्रामक और अविश्वास से भरा था कि काव्या और चार हेड दोनों इंप्रेस हो गई, लेकिन अभय के कान खड़े हो गए। अभय ने थोड़ा आगे झुककर अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, आग लगाना? एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर का काम कंपनी चलाना होता है, दुश्मनों के घर जलाना नहीं। आपका ये नजरिया बिजनेस से ज्यादा किसी जंग का लगता है मिस अनाया। आगे से अमेलिया ने अभय की आंखों में सीधा देखकर एक बहुत ही शातिर और ठंडी मुस्कान दी। अमेलिया ने अभय के सवाल को उसी के मुंह पर मारकर कहा, बिजनेस भी तो एक जंग है मिस्टर रायचंद। अगर आप अपने दुश्मनों को खत्म नहीं करेंगे तो वो आपको खत्म कर देंगे, और मुझे लगता है कि आप इस बात को मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। अमेलिया ने जानबूझकर ये बात कही। वो अभय के गुरूर को ललकार रही थी। वहीं उसकी ये बात सुनकर अभय के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसे इस औरत का एक बेखौफ और आक्रामक रवैया अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन यह भी सच था कि मल्होत्रा इंडस्ट्री को इस वक्त एक ऐसे तेज तर्रार और निडर मैनेजर्स की जरूरत थी जो मिस्टर सिंघानिया जैसे भेड़ियों का सामना कर सके। तभी काव्या ने बीच में बोलकर कहा, एक बड़ी मुस्कान के साथ, मुझे आपकी एक क्लैरिटी बड़ी पसंद आई अनाया। हमें हमारी कंपनी के ऑपरेशंस को लीड करने के लिए आप जैसे मजबूत और बेखौफ इंसान की जरूरत थी। काव्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, व्हाट डू यू थिंक अभय? अभय ने अमेलिया की तरफ एक गहरी नजर डाली। उसका दिमाग कह रहा था कि इस औरत में कुछ ऐसा है जो आम नहीं है, लेकिन सिकंदर की वो पुरानी बात वो ओवर थिंक कर रहा था और उसे वो रोक रही थी। इसलिए अभय ने अपनी कुर्सी पर पीछे टिक कर कहा, तुम्हारी कंपनी है काव्या, अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। उसकी बात सुनकर आगे से काव्या ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, यू आर हायर्ड मिस अनाया, वेलकम टू मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। आगे से अमेलिया ने आगे बढ़कर काव्या से हाथ मिलाकर कहा, थैंक यू मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस कंपनी की पूरी काया पलट कर दूंगी। इसके बाद अमेलिया ने जाते बार एक आखिरी बार अभय को देखा। उसकी वो नीली और सर्द आंखों में एक ऐसा पैगाम था जिसे अभय अभी भी नहीं पढ़ पा रहा था। इसी के साथ मल्होत्रा इंडस्ट्री का वो भव्य और कांच का किला, जिसे अभय रायचंद ने अपनी पत्नी के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह बनाया था, आज वो पूरी तरह से दुश्मनों के कब्जे में आ चुका था। बाहर सिकंदर के कमांडो पहरा दे रहे थे और अंदर फीमेल एक्स कमांडोज हथियारों के साथ घूम रही थी। अभय खुद एक परछाई की तरह काव्या के साथ था, लेकिन इन सारे पहरों,
इन सारी बंदूकों और इस सारे खोप को चोराते हुए कनाडाइन माफिया के उद्योग से सबसे खतरनाक ब्लैक विडोज सीधे काव्या के दिल और उसके कैबिन तक पहुंच चुकी थी। ओलिविया आलिया के रूप में काव्या की सबसे अच्छी दोस्त और राजदार बन चुकी थी। अमेलिया अनाया के रूप में कंपनी के सारे अंदरूनी राज, सिक्योरिटी सिस्टम और फाइल्स को कंट्रोल करने वाली एग्जीक्यूटिव मैनेजर बन चुकी थी। मार्टिन कोपेटो की मौत का बदला लेने के लिए इन दोनों औरतों ने अभय रायचंद के घमंड और काव्या की मासूमियत का सबसे बेहतरीन फायदा उठाया था। दोपहर के वक्त जब काव्या किसी मीटिंग में व्यस्त थी, तो ऑफिस के एक सुनसान कॉफी रूम में ओलिविया और अमेलिया एक दूसरे के सामने खड़ी थी। ओलिविया ने अपने कॉफी कप को घूंट एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम अंदर आ गई। आगे से अमेलिया ने एक सर्द हंसी हंसकर जवाब देकर कहा, और तुम उस बेवकूफ औरत के दिल में बस गई हो। अभय रायचंद बड़ा चालाक कुत्ता है, उसने आज मुझे पकड़ लिया होता अगर इस काव्या ने बीच में ना बोलकर बात छेड़ी होती। तभी ओलिविया ने अपनी भूरी आंखों से सिकोड़कर कहा, वो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है और यही प्यार उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही प्यार उसकी मौत का फंदा भी बनेगा। अमेलिया, तुम कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम और अभय के उन फीमेल गार्ड्स की ड्यूटी रोस्टर का एक्सेस लो। हमें उनके इस अभेद्य किले में एक सुराग बनाना होगा। अमेलिया ने अपनी उंगलियों को चटका कर कहा, हो जाएगा, लेकिन हमारा अगला कदम क्या होगा? क्या हम सीधे अभय को मारेंगे? आगे से ओलिविया ने कॉफी कप को कूड़ेदान में फेंक कर एक बड़ा खौफनाक और रूह कपा देने वाली आवाज में कहा, नहीं, हम सबसे पहले अभय रायचंद और काव्या के बीच में इस अटूट विश्वास को तोड़ेंगे। मैं काव्या के दिमाग में वो शक का जहर घोलूंगी जिससे वो खुद अपने पति से नफरत करने लगेगी। मैं उस अभय को काव्या की नजरों में एक हीरो से एक जल्लाद और एक राक्षस बना दूंगी। जब काव्या खुद उससे दूर हो जाएगी, तब हम उस छोटे मालिक के सीने में खंजर उतारेंगे। मार्टिनो की मौत का बदला किश्तों में लिया जाएगा। कयामत की वो आग अब पूरी तरह से मल्होत्रा इंडस्ट्री के उसी एसी वाले केबिन्स में धधकने लगी थी। अभय रायचंद, जो पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड से लड़ सकता था, आज वो इस मनोवैज्ञानिक और फ्रेब की युद्ध में फंस चुका था जिसका उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। मल्होत्रा इंडस्ट्री के कांच और स्टील से बने विशाल साम्राज्य के भीतर दिन का उजाला जितना चमकदार और साफ सुथरा नजर आता था, उसकी ओट में बुना जा रहा साजिशों का जाल उतना ही अंधेरा, खामोश और जानलेवा था। कनाडाई माफिया के दो सबसे शातिर, खतरनाक, ठंडे दिमाग की औरतें, ओलिविया कोपेटो जब आलिया शर्मा के नकली नकाब में थी, और उसकी ननंद अमेलिया कोपेटो जो अनाया सिंह बनकर कंपनी के एग्जीक्यूटिव मैनेजर बन चुकी थी, उन्होंने अपने मखमली फरेब के जाल को दिन ब दिन और ज्यादा मजबूत करता जा रहा था। अभय रायचंद ने अपनी पत्नी की सुरक्षा के जो अभेद्य और अदृश्य किला तैयार किया था, जिसमें फीमेल एक्स कमांडो साई की तरह तैनात थी, उस किले के भीतर इन दोनों कनाडे डेंजरस विडोज ने अपनी पैनी और जहरीली जड़ें पूरी तरह से जमा ली थी। सिकंदर के खुफिया नेटवर्क द्वारा दी गई क्लीन चिट के बाद अभय ने अपने उस सिक्स सेंस की चेतावनी को पूरी तरह दबा दिया था, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भूल साबित होने वाली थी। ओलिविया ने काव्या मल्होत्रा के दिल और उसकी पर्सनल लाइफ में सेंध लगाने का काम बड़ी चालाकी से शुरू कर दिया था। वो काव्या पर एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो साइकोलॉजिकल एक ऐसी शातिर खिलाड़ी थी जो जानती थी कि हर किसी इंसान को अकेलेपन, उसकी भावुकता और उसकी हमदर्दी का फायदा कैसे उठाया जाता है। हर सुबह जब काव्या अपने कैबिन में कदम रखती, तो ओलिविया पहले ही वहां मौजूद होती। कभी वो काव्या के लिए उसकी पसंद की ब्लैक कॉफी खुद अपने हाथों से बनाकर लाती, तो कभी उसके डेस्क पर ताजे फूलों का गुलदस्ता सजा देती। काव्या जब भी काम के तनाव से थकी नजर आती, ओलिविया अपनी उस मासूम और मीठी आवाज में उससे कहती, काव्या दी, आप बहुत ज्यादा काम करती हैं, प्लीज थोड़ा आराम कर लीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मल्होत्रा इंडस्ट्री को क्या होगा, और मेरा क्या होगा? इस दुनिया में आपके अलावा मेरा है ही कौन? आप एक काम कीजिए, यहाँ चेयर पर बैठिए, मैं आपको थोड़ी मसाज दे देती हूँ। ये कहते वो काव्या के कंधों को मसाज करने लगती। अनाथ लड़की का ये इमोशनल अत्याचार, काव्या को दी कहकर पुकारना, काव्या के दिल की हर एक दीवार को पिघला रहा था। उसने बाहरी दुनिया के लिए जो खड़ा किया था, काव्या को सचमुच ऐसा लगने लगा था कि आलिया के रूप में उसे एक छोटी बहन मिल गई है जो उसकी बेइंतहा फिक्र करती है। दोनों के बीच की नजदीकियां इस कदर बढ़ने लगी, काव्या अब अपनी पर्सनल जिंदगी की बातें अपनी
शादीशुदा जिंदगी के छोटे छोटे पल और यहाँ तक कि अभय के साथ अपनी गहरी बॉन्डिंग की बातें भी खामोश और ओलिविया के साथ शेयर करने लगी। एक दोपहर लंच के वक्त काव्या ने ओलिविया का हाथ थाम कर कहा, पता है आलिया, अबे बाहर से बहुत सीधा और शांत दिखता है, लेकिन जब मेरी बात सुरक्षा की आती है तो वो एक दीवार बन जाता है। कल रात वो पूरी रात जाकर मेरी फिक्र कर रहा था। मुझे कभी कभी डर लगता है कि वो मेरी वजह से खुद को बहुत ज्यादा तनाव में डाल देता है। उसके बाद सुनकर आगे से ओलिविया ने बड़ी सहानुभूति से मुस्कुराकर काव्या का हाथ दबाया, लेकिन उसके दिमाग का वो शातिर कंप्यूटर अभय की हर एक कमजोरी, उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनल लाइफ के एक एक इनपुट को अपनी मेमोरी में सेव कर रहा था। ओलिविया ने मन ही मन उस मीठे जहर को गहरा करके सोचा, रो लो काव्या, जितना प्यार जताना है जता लो। तुम्हारा पति रक्षक पति, जिसके प्यार में तुम्हें इतना घमंड है, बहुत जल्दी तुम्हारी ही नफरत का शिकार बनेगा। मैं तुम्हारी इस पर्सनल लाइफ के हर एक धागे को इस तरह उलझाऊंगी कि तुम खुद अपने इस भगवान से नफरत करने लगोगी। जहां एक तरफ ओलिविया काव्या के दिल और उसकी पर्सनल लाइफ का सर्वेक्षण कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ एमेलिया कुपैटो अनाया सिंह के रूप में मल्होत्रा इंडस्ट्री के विशाल कारपोरेट ढांचे के भीतर एक ऐसा डिजिटल और रणनीतिक वायरस बन चुकी थी जो कंपनी की एक एक आंतरिक और बड़ी सीक्रेट इंटरनल इंफॉर्मेशन को खामोशी से इकट्ठा कर रहा था। अनाया सिंह के कड़क और नॉन नॉनसेंस वाले रवैये ने कंपनी के एचआर और बाकी ऑपरेशन टीम को पूरी तरह से अपना गुलाम बना लिया था। काव्या ने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया। उसे कंपनी के सारे डिजिटल सर्वर, सिक्योरिटी सिस्टम, फाइनेंशियल लॉग्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का फुल एक्सेस दे दिया। अमेलिया का असली काम तो अंधेरे में शुरू होता था, जब पूरा ऑफिस खाली हो जाता। सिर्फ रायचंद एम्पायर के वो फीमेल एक्स कमांडोज कॉरिडोर में पहरा दे रहे होते। तब अमेलिया अपने कैबिन में बैठकर एक बहुत ही कस्टमाइज्ड और एनक्रिप्टेड हैकिंग डिवाइस अपने सिस्टम से कनेक्ट करती। वो मल्होत्रा इंडस्ट्री के उन सभी सर्वर्स को हैक कर रही थी जो सीधे रायचंद एम्पायर के मेन सिक्योरिटी हब से जुड़े थे। उसने काव्या के ऑफिस के चप्पे चप्पे पर लगे उन खुफिया कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट का पूरा नक्शा तैयार कर लिया था। उसे पता चल चुका था कि कौन सा कैमरा किस एंगल पर घूमता है और किस फीमेल गार्ड की ड्यूटी किस वक्त कहाँ होती है। इतना ही नहीं, अमेलिया ने मल्होत्रा इंडस्ट्री के उन सभी वेंडर्स, लॉजिस्टिक पार्टनर्स, सप्लायर्स की लिस्ट भी निकाल ली जिनके जरिए रायचंद एम्पायर अपनी ब्लैक मनी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वाहिट करता था। एक रात अमेलिया ने एक बहुत ही सीक्रेट सैटेलाइट लाइन पर अपनी भाभी से बात करके कहा, ओलिविया, मल्होत्रा इंडस्ट्री का पूरा इंटरनल डेटा मेरी मुट्ठी में है। मुझे अभय रायचंद के उस अदृश्य सुरक्षा घेरे का पूरा रोस्टर मिल चुका है। उसके वो फीमेल कमांडोज कितने भी हाई ट्रेंड हों, लेकिन जब हमारा कनाडाई सिंडिकेट हमला करेगा तो उन लड़कियों को अपनी बंदूक की सेफ्टी हटाने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने पूरे सिस्टम में एक ऐसा लूप होल बना दिया जो हमारे एक इशारे पर पूरे ऑफिस के सिक्योरिटी कैमरे और फायर वॉल्स को 5 मिनट के लिए अंधा और बहरा कर देगा। आगे से ओलिविया ने ठंडी आवाज आई, उसने ठंडे स्वर में कहा, बेहतरीन अमेलिया, लेकिन हमें अभी हड़बड़ी नहीं करनी। अभय रायचंद को पूरी तरह से इस भ्रम में रहने दो कि वो जीत चुका है। मेरी काव्या के साथ नजदीकियां अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से मैं उसके घर के दरवाजे के अंदर दाखिल होने वाली हूं। ऐसे ही 15 दिनों के इस खामोश और सफल कॉर्पोरेट रिस्टार्ट के बाद काव्या की सेहत अब 100% ठीक हो चुकी थी। कंपनी का नया एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आलिया शर्मा के उस खूबसूरत चेहरे और उसकी कमाल की एक्टिंग की वजह से मार्केट में तहलका मचा रहा था। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के शेयर्स आसमान छू रहे थे। इस बड़ी कामयाबी और अपनी बेटी दामाद की नई जिंदगी का जश्न मनाने के लिए नीलम मल्होत्रा और योगेश रायचंद ने फैसला किया इस वीकेंड पर फार्म हाउस में एक छोटी सी बड़ी निजी और पारिवारिक डिनर पार्टी रखी जाए। काव्या इस फैसले से बड़ी खुश थी और उसके दिल में इस वक्त अपनी छोटी बहन आलिया के लिए जो प्यार था, उसने उसे एक बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। एक शाम पैकअप के बाद काव्या ने ओलिविया को अपने पास बुलाकर कहा, आलिया, इस वीकेंड हमारे फार्म हाउस पर एक बहुत ही छोटी फैमिली गैदरिंग है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहां आओ। तुम्हारी इस दुनिया में कोई फैमिली नहीं है ना, तो तुम हमारे साथ चलकर हमारे परिवार का हिस्सा बनो। मेरी मोम और मेरे ससुर जी भी तुमसे मिलकर बड़े खुश होंगे। ये सुनते ही ओलिविया के दिल में जैसे कयामत का जश्न बन गया। जिस रायचंद फार्म हाउस को अजय किला माना जाता था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, उस किले का दरवाजा खुद उस किले की रानी उसके लिए खोल रही थी। ओलिविया ने तुरंत अपने चेहरे पर एक बहुत ही शर्मीली, हिचकिचाहट से भरी भावुक मुस्कान लाई।
ओलिविया ने अपनी आंखें नीचे करके कहा। नहीं नहीं काव्या दी, वो आपका पर्सनल फैमिली फंक्शन है। मैं तो सिर्फ आपकी कंपनी की एक मामूली एक्ट्रेस हूँ। वहाँ बड़े मालिक होंगे, आपके पति होंगे, और मैं वहाँ आकर आप लोगों के बीच में कोई खलल नहीं डालना चाहती। मुझे संकोच हो रहा है। आगे से काव्या ने हाथ पकड़ने के बाद उसका डांटने के लहजे में कहा, कोई संकोच नहीं आलिया। मैंने कहा ना कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। अभय भी वहां होगा और तुम्हें देखकर बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। तुम्हें आना ही होगा, ये मेरी जिद है। तभी आरबिया ने रोकर सूरी सी बना ली और कहा, ठीक है दी, अगर आप जिद ही कर रही हैं तो मैं जरूर आऊंगी। लेकिन उसके अंदर का वो छुपा शैतान इस वक्त पागलों की तरह हंस रहा था। जब अभय को यह पता चला कि काव्या ने आलिया शर्मा को उस सीक्रेट फार्म हाउस पर आमंत्रित किया, तो उसके कमांडो दिमाग में एक बार फिर से एक हल्की सी खलबली मची। अभय ने फार्म हाउस के लिविंग रूम में काव्या से अकेले बात करके थोड़ा असहज होकर कहा, काव्या, उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? ये जगह हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट है। वहाँ पापा है, तुम्हारी मोम है। हम किसी बाहरी इंसान को इतनी आसानी से घर के अंदर। लेकिन आगे से काव्या ने अभय के होठों पर उंगली रखकर बीच में टोक कर कहा, अभय वो बाहरी नहीं है, वो एक अनाथ बच्ची है, उसका दुनिया में कोई नहीं। और तुम्हारी उस लीगल टीम ने उसका बैकग्राउंड चेक किया था ना? सिकंदर भाई ने कहा था कि वो साफ है। फिर तुम उस बेचारी पर इतना शक क्यों कर रही हो? क्या तुम अपनी पत्नी की छोटी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? काव्या की आंखों में वो प्यार और मासूम जिद देखकर अभय के पास कोई शब्द नहीं बचे। उसने सिकंदर की रिपोर्ट पर दोबारा भरोसा किया। उसने सोचा कि शायद वो सचमुच उस पुरानी रंजिश के ट्रॉमा की वजह से जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। तभी अभय ने मुस्कुराकर अपने सीने से लगाकर कहा, ठीक है काव्या, अगर तुम खुश हो तो तुम्हारी हर खुशी मुझे मंजूर है। अभय ने अपने उस खौफनाक और प्रलयंकारी माफिया वाले रूप को पूरी तरह से दबा लिया। उसे नहीं मालूम था कि जिस लड़की को मासूम अनाथ समझकर अपने घर में पनाह दे रहा है, वो साक्षात उसके पूरे खानदान की मौत का परवाना लेकर आ रही है। ऐसे ही शनिवार की शाम आ चुकी थी। घने जंगलों के बीच बने रायचंद परिवार के उस विशाल किले नुमा और आलीशान फार्म हाउस का नजारा इस वक्त बड़ा खूबसूरत लग रहा था। लॉन में मध्यम पीली रोशनियां जल रही थी। गिटार का धीमा संगीत गूंज रहा था। हवा में कबाबों और लजीज खानों की महक तैर रही थी। योगेश रायचंद एक बहुत ही महंगे सफेद रंग के सिल्क के कुर्ते पजामे में अपने सोने की मुठ वाले छड़ी के सहारे लॉन में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा ठहराव और बड़प्पन था जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इस इंसान ने 40 साल तक पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड पर राज किया। नीलम मल्होत्रा एक बड़ी ही खूबसूरत बनारसी साड़ी में सजी हुई थी। योगेश के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। उन दोनों समधियों के बीच का वो पुराना मनमुटाव अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो दोनों अपने बच्चों की खुशहाल जिंदगी को देखकर बड़े खुश थे। तभी फार्म हाउस के मेन गेट से काले रंग की ऑडी कार आकर रुकी। गाड़ी से काव्या उतरी, उसके ठीक पीछे आलिया शर्मा मतलब ओलिविया कुपैटो बाहर निकली। ओलिविया ने बहुत ही साधारण हल्के गुलाबी रंग का सलवार कमीज पहना था। उसके बाल खुले थे, माथे पर एक छोटी बिंदी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत और नर्वसनेस थी जो किसी का भी दिल जीत ले। उसने अपना हाथ में एक छोटा सा बुके ले रखा था। काव्या उसे लेकर सीधे योगेश और नीलम के पास ले गई। काव्या ने बड़े ही गर्व से परिचय करवाकर कहा, पापा, मोम, ये आलिया है, हमारी कंपनी की नई स्टार और मेरी छोटी बहन। तभी ओलिविया ने तुरंत आगे बढ़कर अत्यंत अदब के साथ झुककर योगेश रायचंद और नीलम मल्होत्रा के पैर छुए। ओलिविया ने बहुत ही कांपते और शर्मीली आवाज में कहा, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। काव्या दी ने मुझे बुलाकर बहुत बड़ा सम्मान दिया। मैं मैं आप लोगों के इस खूबसूरत परिवार को देखकर बहुत खुश हूँ। तभी योगेश रायचंद की पैनी और बाज जैसी आंखों में एक पल के लिए ओलिविया के चेहरे पर टिक गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितने चेहरों को पढ़ा था, लेकिन ओलिविया की वो डेंजरस विडो वाली एक्टिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि अंडरवर्ल्ड का वो साक्षात भगवान भी धोखा खा गया। उन्हें ओलिविया के चेहरे पर सिर्फ एक अनाथ लड़की की घबराहट और सम्मान ही नजर आया। योगेश रायचंद ने बहुत ही बुजुर्ग और स्नेही पिता की तरह अपना हाथ ओलिविया के सिर पर रखकर आशीर्वाद देकर कहा, खुश रहो बेटी, काव्या तुम्हारी बड़ी तारीफ करती है। आज से तुम जब चाहो इस घर में आ सकती हो। यह सिर्फ काव्या का नहीं, तुम्हारा भी घर है। ओलिविया ने अपनी आंखों में नकली आंसू लाकर कहा, थैंक यू सो मच अंकल। तभी नीलम मल्होत्रा ने आगे बढ़कर ओलिविया को गले लगाकर कहा, अरे कितनी प्यारी बच्ची है काव्या, इसका पूरा ध्यान रखना। लॉन में कोने में खड़े अभय रायचंद यह सब नजारा देख रहा था। उसके हाथ में वाइन का गिलास था और उसने देखा उसके पिता, उसकी सास, उसकी पत्नी, सब के सब इस लड़की के फरेब के मुरीद हो चुके हैं।
अभय ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग के उस आखिरी शक को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया। उसने सोचा कि अगर पापा को भी कोई खतरा महसूस ही नहीं हुआ तो इसका मतलब आलिया वाकई में बेदाग है। इसके बाद डिनर शुरू हुआ। सब लोग एक बड़ी सी लकड़ी की टेबल के चारों तरफ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। योगेश रायचंद अपनी पुराने और मजेदार कहानियां सुना रहे थे। नीलम जी हंस रही थी और काव्या अभय की प्लेट में कबाब रख रही थी। पूरा परिवार पूरी तरह से खुशहाल, शांत और सुरक्षित नजर आ रहा था। लेकिन इसी हंसते खेलते परिवार के बीच आलेडिया कुपेटो अंदर ही अंदर कयामत का वो खूनी खाका तैयार कर रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, खाना खा रही थी, लेकिन उसकी आंखें और उसका शातिर दिमाग कुछ और ही ढूंढ रहे थे। डिनर खत्म होने के बाद नीलम जी, योगेश जी हवेली के अंदर बने लाइब्रेरी रूम में शतरंज खेलने चले गए। काव्या और अभय लॉन में एक दूसरे का हाथ थामे टहल रहे थे। तभी ओलिविया ने बड़ी ही शालीनता से पूछा, काव्या दी, मैं जरा वॉशरूम होकर आऊं? तभी काव्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ आलिया, अंदर जाकर सीधे राइट टर्न लेना, वहां गेस्ट वॉशरूम है। उसकी ये बात सुनकर आगे से ओलिविया ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू दी। ये कहकर वो धीरे धीरे चलकर फार्म हाउस की विशाल और मुख्य इमारत के अंदर दाखिल हुई। जैसे वो हवेली के मेन कॉरिडोर से अंदर पहुंची, उसके चेहरे की वो मासूमियत, वो अनाथ लड़की वाली नर्वसनेस एक सेकंड में गायब हो गई। उसकी आंखें साइबेरिया भेड़िए की तरह सर्द पैनी खूंखार हो गई। उसने अपने कुर्ते के आस्तीन के नीचे छिपे एक छोटे से हाईटेक डिजिटल लेजर स्कैनर को अपनी उंगलियों के बीच एक्टिव कर लिया। ये डिवाइस कनाडाई सिंडिकेट के सबसे एडवांस स्पाई टूल्स में से एक था। ओलिया वॉशरूम की तरफ नहीं गई। वो बहुत ही खामोश, सदे हुए बिल्ली जैसे कदमों से हवेली के उन लंबे अंधेरे सुनसान कॉरिडोर्स को छानने लगी। वो दीवार की तरफ ऐसे चल रही थी कि उसका शरीर किसी भी खुफिया कैमरे की रेंज में न आए। वो अपनी आंखों से हवेली के आर्किटेक्चर को स्कैन कर रही थी। उसने देखा कि हवेली के हर एक कोने पर मोशन सेंसर्स, लेजर ग्रिड्स लगे हैं, जो किसी भी बाहरी इंसान के खुलते ही अलार्म बजा सकते हैं। लेकिन ओलिविया अंदर आ चुकी थी, इसलिए वो सेंसर्स उसके लिए बंद थे। उसने सीढ़ियों का रास्ता देखा, हवेली के मेन पावर ग्रिड की लोकेशन मार्क की। ये नोट किया कि किस जगह पर रायचंद के वफादार कमांडोज की तैनाती सबसे ज्यादा थी। ओलिविया ने कॉरिडोर्स की दीवारों को थपथपाकर मन ही मन सोचा, ये फार्म हाउस कोई घर नहीं, ये एक किला है, ठोस कंक्रीट और स्टील। इसे बाहर से बम गिराकर भी नहीं उड़ाया जा सकता। अभय रायचंद्र ने अपनी पत्नी को बहुत ही अभेद्य पिंजरे में रखा, लेकिन पिंजरा कितना भी मजबूत हो, चाबी हमेशा अंदर से ही काम करती है। इसके बाद चलते हुए हवेली के सबसे पिछले हिस्से में पहुंच गई, जहां एक बहुत बड़ा और पुराना स्टोर रूम था। उस स्टोर रूम के दरवाजे के बाहर रायचंद एम्पायर के दो सबसे खूंखार और भारी हथियारों से लैस कमांडो खड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह मुस्तैद थी। ओलिविया एक पिलर के पीछे अंधेरे में छुप गई। उसने देखा कि स्टोर रूम के पास की सुरक्षा बाकी पूरी हवेली से 10 गुना ज्यादा सख्त थी। वहां किसी भी आम स्टाफ या नौकरों को जाने की इजाजत नहीं। उसने अपने लेजर स्कैनर को दीवार पर लगाया। स्कैनर की दीवार पर लगते ही स्क्रीन पर हवेली के नीचे का ढांचा 3D उभरने लगा। ओलिविया की आंखें खौफ और हैरानी से चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि स्टोर रूम के ठीक नीचे जमीन के 100 फुट गहरे पाताल में एक बहुत बड़ी कंक्रीट और स्टील की अभेद्य अंडरग्राउंड इमारत बनी है। उस अंडरग्राउंड इमारत की तरफ जाने का रास्ता एक ही था, एक भारी बख्तरबंद कार्गो लिफ्ट जो उसी स्टोर रूम के अंदर से नीचे जाती थी। उस लिफ्ट का लॉक बायोमेट्रिक था, जो सिर्फ योगेश रायचंद या अभय के निशान से ही खुल सकता था। ओलिविया का शातिर दिमाग तुरंत समझ गया कि यह वही जगह है जिसे रायचंद एम्पायर का ब्लैक होल कहा जाता है। उसने ध्यान से सुना। स्टोर रूम की इन मोटी दीवारों के पीछे जमीन के बहुत ही गहरे नीचे से एक बहुत ही बारीक घुटती हुई दर्दनाक चीख की गूंज हवा में तैरती महसूस हो रही थी। वो चीख किसी इंसान की थी जो दर्द के मारे तड़प रहा था। ये सुनते ही ओलिविया के होठों पर एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी मुस्कान आ गई। ओलिविया ने अपनी आंखों को सिकोड़ कर सोचा, तो तुम लोग यहाँ छुपे हो, अलेक्जेंडर सोलोनिक, नैना और डैनियल। अभय रायचंद ने तुम रशियन दरिंदों को इसी पताल के पिंजरे में कैद किया। वो तुम्हें यहाँ तड़पा तड़पा कर मार रहा है। ओलिविया को रशियन माफियाओं से कोई हमदर्दी नहीं थी। सोलोनिक परिवार भी कनाडाई सिंडिकेट का दुश्मन था। लेकिन ओलिविया यह जानती थी कि इस ब्लैक होल की सच्चाई ही वो चाबी है जो अभय और काव्या की इस खूबसूरत दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। अगर काव्या को यह पता चल जाए कि उसका वो सीधा साधा, शांत और नायक पति इसी घर के नीचे जमीन के 100 फीट गहरे नर्क में
इंसानों को जानवरों की तरह पिंजरे में बंद करके उनका मांस नोच रहा है, तो काव्या का क्या हाल होगा। वो आयरन लेडी जो कानून, इंसाफ और इंसानियत की बात करती है, वो अपने इस राक्षस पति को देखकर नफरत से पागल हो जाएगी। वो खुद अभय से दूर भाग जाएगी। ओलिविया ने अपने स्कैनर को बंद करके वापस गेस्ट वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाकर सोचा। चक्रव्यूह मुकम्मल हुआ। अभय रायचंद, तुमने अपनी ताकत से मेरे पति मार्टिनो को मारा। अब तुम्हारी यही ताकत, तुम्हारी ये खूनी सच्चाई तुम्हारी पत्नी के सामने आएगी, तो खुद वो तुम्हें अपनी जिंदगी से धक्के मारकर बाहर निकालेगी। ओलिविया वॉशरूम से बाहर आई। उसके चेहरे पर एक बार फिर से वही मासूम, डरी हुई अनाथ लड़की वाली मुस्कान आ चुकी थी। वो लॉन में वापस आई जहां काव्या उसका इंतजार कर रही थी। काव्या ने पूछा, अरे आर्या, तुमने बड़ी देर लगा दी, सब ठीक तो है ना। ओलिविया ने बहुत ही चुलबुले अंदाज में हंसकर कहा, हाँ दी, सब ठीक है, बस आपका ये घर इतना बड़ा, मैं रास्ता भूल गई थी। अभय ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई शक नहीं था। उसने अपनी पत्नी की उस हंसी को देखा और सुकून की सांस ली। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मौत का वो कनाडाइन फद्दा और उसकी गर्दन के चारों तरफ पूरी तरह से कस चुका है। रात के 12 बज चुके थे। डिनर पार्टी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद ओलिविया ने काव्या ने अपनी ही एक गाड़ी से वापस उसके फ्लैट पर ड्रॉप करवा दिया था। मुंबई की उस ठंडी रात में अपने अंधेरे फ्लैट के अंदर ओलिविया कोपेटो बैठी थी। उसके सामने एक बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड खुला था, जिस पर रायचंद फार्म हाउस का पूरा 3D नक्शा, सिक्योरिटी कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट, उस अंडरग्राउंड ब्लैक होल की पूरी जानकारी सेव थी। उसके ठीक बगल में अमेलिया कोपेटो खड़ी थी, जो लैपटॉप पर मल्होत्रा इंडस्ट्री के फाइनेंशियल डाटा को सिंडिकेट के अकाउंट्स में ट्रांसफर करने की कोडिंग कर रही थी। तभी ओलिविया ने उस लेजर स्कैनर का थोड़ा डेटा स्क्रीन पर डालकर कहा, यह रही फार्म हाउस की पूरी कुंडली अमेलिया। अभय रायचंद ने उस घर के किला को जरूर बनाया, लेकिन उस किले के नीचे एक ऐसा नर्क छिपा है जो खुद उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। उसकी आवाज में जीत का एक खौफनाक नशा था। उसकी यह बात सुनकर अमेलिया ने नक्शे को देखा। उसकी आंखें अभी चमक उठी। उसने मुस्कुरा कर कहा, तो हमारा अगला कदम क्या है ओलिविया? क्या हम सीधे बंकर का लॉक तोड़कर सोलोनिक परिवार को आजाद करेंगे या रायचंद पर हमला करेंगे? तभी ओलिविया ने बहुत ही क्रूर और ठंडी हंसी हंसकर कहा, "हं, नहीं, हम हमला फिजिकल नहीं करेंगे, हम मानसिक रूप से करेंगे। अमेलिया, तुम मल्होत्रा इंडस्ट्री के सर्वर के जरिए अभय रायचंद के कुछ पुराने खूनी रिकॉर्ड्स और उनके उन टॉर्चर सेल्स की तस्वीरें, अलेक्जेंडर सोलोनिक के पकड़े जाने की कुछ सीक्रेट फुटेज लीक करोगी। लेकिन ये फुटेज मीडिया को नहीं, सीधे काव्या मल्होत्रा के पर्सनल लैपटॉप पर जाने चाहिए। ये कहते हुए ओलिविया ने अपनी भूरी आंखों को सिकोड़कर कयामत की वो आखिरी स्क्रिप्ट बताकर कहा, मैं काव्या के साथ इस कदर घुल मिल जाऊंगी कि वो मुझ पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करने लगेगी। मैं काव्या के साथ ऐसा खेल खेलूंगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। और उसी वक्त जब उसे अपने इस हीरो पति की असली दरिंदे और राक्षस वाली सच्चाई का पता चलेगा तो वो टूट जाएगी। वो अभय पर थूकेगी। वो खुद रायचंद परिवार से नाता तोड़कर अलग हो जाएगी। और जब अभय रायचंद अपनी पत्नी की नफरत की आग में पूरी तरह से टूटकर अकेला पड़ जाएगा, जब वो रक्षक वाला कवच हट जाएगा, तब हम उस छोटे मालिक के सीने में सीधे खंजर उतारेंगे। मार्टिनो की मौत का बदला हम उसे जीते जी नरक दिखाकर पूरा करेंगे। कनाडा से उठा वो खौफनाक तूफान अब रायचंद परिवार के उस हंसते खेलते स्वर्ग के बिल्कुल ऊपर मंडराने लगा था। अभय रायचंद जो बंदूकों और बमों से लड़ सकता था, आज वो फ्रेब, विश्वासघात और शक के एक ऐसे साइकोलॉजिकल वॉर में फंस चुका था जिसका कोई तोड़ नहीं। जमीन के नीचे रशियन माफिया तड़प रहा था। जमीन के ऊपर कनाडाई माफिया ने रक्षक की आस्तीन में छुपकर अपना खेल शुरू कर दिया था। आने वाला वक्त अब खून से ज्यादा आंसू, टूटे हुए दिल और नफरत की खौफनाक दास्तान लिखने वाला था, जहां अभय और काव्या का वो अमर प्यार अपनी जिंदगी के सबसे बड़े और जानलेवा चक्रव्यूह में घिरने जा रहा था। कयामत की टिक टिक अब शुरू हो चुकी थी। रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरी मुंबई और दिल्ली की सड़कें सो रही थी, तब अंडरवर्ल्ड के उन अंधेरे कमरों में मौत और फ्रेब की नई बिसात बिछाई जाती। मार्टिन कुपैटो की दर्दनाक मौत के बाद कनाडाई माफिया ने अपनी पूरी ताकत अभय रायचंद और उसकी दुनिया को तबाह करने में झोंक दी। ओलिविया कुपैटो जब मल्होत्रा इंडस्ट्री में आलिया शर्मा के नाम से काव्या की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। ओमेलिया कपैटो
जो अनाया सिंह बनकर एग्जीक्यूटिव मैनेजर बनी थी। चक्रव्यूह काव्या के इर्द गिर्द पूरी तरह कस लिया था, लेकिन ओलिविया का शातिर दिमाग जानता था, जब तक अभय और काव्या के बीच का अटूट विश्वास बेइंतहा प्यार कायम है, तब तक उनकी जड़ उखाड़ना नामुमकिन है। ओलिया अपने अंधेरे फ्लैट में बैठी वाइन का ग्लास हाथ में लिए हुई थी। उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर अभय की एक तस्वीर खुली थी। ओलिविया ने उस तस्वीर को घूरकर अपनी लाल और जहरीली आंखों से देखकर कहा, तुम एक फौलादी दीवार हो अभय रायचंद। तुम्हें हथियारों से नहीं भेदा जा सकता। तुम अपनी पत्नी के लिए अपनी जान भी दे सकते हो और ले भी सकते हो, लेकिन क्या तुम उस फरेब से बच पाओगे जो तुम्हारे दिमाग के साथ खेला जाएगा? काव्या को तो मैंने अपनी मीठी बातों के जाल में फंसा लिया, लेकिन तुम्हारे इस रक्षक वाले गुरूर को तोड़ने के लिए मुझे एक ऐसे मोहरे की जरूरत है जो तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे ही दिल में शक के बीज बो सके। ओलिविया ने तुरंत अपना एनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन उठाकर एक नंबर डायल किया, जो सीधी दिल्ली की एक बड़ी पोश हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट ऑफिस में जाकर बसता था। ये ऑफिस किसी आम इंसान कंपनी का नहीं, ग्लोबल इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर था। बाहर से देखने पर ग्लोबल इंडस्ट्री एक बड़ी रेपुटेड मल्टीनेशनल अरबों कंपनी थी, और जो एक रियल एस्टेट, हॉस्पिटलिटी और टेक सेक्टर का काम करती थी, लेकिन अंडरवर्ल्ड की गहराई में इसका सच कुछ और था। ये कंपनी असल में कनाडाई माफिया का एक फ्रंट थी, जिसे कनाडाई सिंडिकेट सीक्रेटली फंडिंग करता था। मार्टिन कोपेटो इसी कंपनी के जरिए इंडिया में अपने ब्लैक मनी को वाइट करता था, और इस ग्लोबल इंडस्ट्रीज की जो सीईओ थी, वो कोई आम कॉरपोरेट महिला नहीं थी। उसका नाम था समीक्षा कपूर। फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से एक बड़ी रेशमी, नशीली और उसी के साथ एक सख्त और कमांडिंग आवाज आई। तभी समीक्षा कपूर ने फोन उठाकर कहा, यस ओलिविया। तभी ओलिविया ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, वक्त आ गया है समीक्षा। मार्टिनो की मौत का बदला लेने के लिए मैंने जो बिसात बिछाई, उसका सबसे अहम मोहरा तुम हो। उसकी ये बात सुनकर समीक्षा ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर घूम कर पूछा, मुझे क्या करना होगा? तभी ओलिविया ने उस नाम को किसी जहर की तरह उगल कर कहा, अभय रायचंद। तुम्हें अभय रायचंद के करीब जाना है। उसे अपने हुस्न, अपनी चालाकी, अपनी बातों के जाल में इस कदर फंसाना है कि वो काव्या से दूर होने लगे। काव्या की नजरों में मुझे अभय को एक धोखेबाज पति साबित करना है। समीक्षा कपूर कोई मामूली मोहरा नहीं थी। अगर खूबसूरती की बात की जाए तो समीक्षा कपूर का हुस्न ऐसा था जिसे देखकर बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, माफिया डॉन भी उसके अपने घुटने टेकते थे। उसकी उम्र करीब 28 साल थी। उसकी आंखें हल्की भूरी और बड़ी गहरी थी, जिनमें एक ऐसा सम्मोहन था जो किसी को भी अपना गुलाम बना ले। उसके बाल कमर तक लंबे और काले थे। उसका फिगर किसी सुपर मॉडल को मात देता था। वो जब चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई संगमरमर की मूर्त हवा में तैर रही हो। लेकिन इस बेइंतहा खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही क्रूर, शातिर और कनाडाई माफिया के प्रति अंधी वफादारी रखने वाला दिमाग छुपा था। समीक्षा ने कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनी इसी हुस्न और अपनी तेज तर्रार बुद्धि का इस्तेमाल करके ग्लोबल इंडस्ट्रीज को ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। तभी समीक्षा ने एक हल्की सी आत्मविश्वास से भरी हंसी हंसकर कहा, ओलिविया, तुम्हें पता है ना कि आज तक कोई ऐसा मर्द नहीं बना जो समीक्षा कपूर के जाल में फंसने से बच सके। तुम बस मुझे ये बताओ कि उस अभय रायचंद तक पहुंचना कैसे है। मैं उसे अपने हुस्न के उस तिलिस्म में बांध लूंगी, तो अपने उस काव्या को भूलकर मेरे कदमों में आकर गिरेगा। तभी आगे से ओलिविया ने उसे चेतावनी देकर कहा, इतनी जल्दी खुश मत हो समीक्षा। अभय रायचंद कोई आम मर्द या कोई अयाश बिजनेसमैन नहीं। वो अंडरवर्ल्ड का छोटा मालिक है। उसकी रगों में बर्फ दौड़ती है। वो अपनी पत्नी काव्या से पागलों की तरह बेइंतहा प्यार करता है। अगर तुम एक टिपिकल हनी ट्रैप या जिस्म की नुमाइश करके उसके करीब जाने की कोशिश करोगी, तो तुम्हें एक सेकंड में पहचान लेगा और तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। तुम्हें उसके दिमाग से खेलना होगा। तुम्हें उसके जिस्म की नहीं, उसके भरोसे की जरूरत है। समीक्षा ने अपने बोहे सिकोड़ कर कहा, भरोसा? तभी ओलिविया ने अपनी मास्टर प्लान समझाकर कहा, हाँ, काव्या मल्होत्रा इंडस्ट्री को चला रही है। तुम्हें ग्लोबल इंडस्ट्री की तरफ से मल्होत्रा इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े जॉइंट वेंचर का ऑफर देना है। काव्या की सिक्योरिटी और उसके आसपास के सारे लीगल मामलों को आजकल अभय खुद देखता है। वो हर नई कंपनी को पहले खुद चेक करता है। तुम्हारा सामना सीधा अभय से होगा। तुम्हें उसके सामने एक ऐसी औरत का रूप दिखाना है
जो बिल्कुल उसी की तरह मजबूत, बेखौफ और अंदर से एक योद्धा हो। जब वो तुम्हारे अंदर की परछाई देखेगा, तब वो तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। याद रहे समीक्षा, हमें उन दोनों के बीच एक थर्ड पर्सन लाना है, ताकि उनका वो पवित्र रिश्ता शक की आग में जलकर राख हो जाए। उसकी यह बात सुनकर आगे से समीक्षा ने अपने होठों पर एक बड़ा कातिलाना मुस्कान लाकर कहा, समझ गई ओलिविया, अभय रायचंद के दिल और दिमाग का वो किला मैं बहुत जल्द फतेह कर लूंगी। खेल शुरू करते हैं। उसके बाद फोन कट गया। कुछ ही दिनों बाद दिल्ली के कॉरपोरेट हलकों में एक खबर आग की तरह फैल गई। ग्लोबल इंडस्ट्री जैसी विशाल कंपनी मल्होत्रा इंडस्ट्री के साथ एक 500 करोड़ के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करना चाहती है। काव्या के लिए बड़ा मौका था। मिस्टर सिंघानिया के चैप्टर के खत्म होने के बाद ये प्रोजेक्ट मल्होत्रा इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले सकता था। लेकिन अभय रायचंद, जो काव्या की परछाई बनकर उस वक्त उसकी हिफाजत करता था, उसने इस डील को इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने दिया। उसने काव्या से साफ कह दिया कि जब वो खुद ग्लोबल इंडस्ट्री के सीईओ से मिलकर उसकी नीयत, उसका बैकग्राउंड चेक नहीं कर लेता, तब तक काव्या कोई पेपर साइन नहीं करेगी। और फिर वो दिन आ ही गया। मल्होत्रा इंडस्ट्री के उस भव्य कांच से बने कॉन्फ्रेंस रूम की एक बहुत ही गंभीर मीटिंग चल रही थी। काव्या अपनी सीईओ की कुर्सी पर बैठी थी। उसके ठीक बगल में अभय रायचंद बैठा था। अभय ने एक डार्क नेवी ब्लू रंग का 3 पीस सूट पहना था। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन और सख्त था। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ टिकी थी। तभी दरवाजा खुला और समीक्षा कपूर अंदर दाखिल हुई। उसने एक बड़ा स्टाइलिश लेकिन प्रोफेशनल वाइन रेड कलर का पेंट सूट पहना था। उसकी चाल में गजब का कॉन्फिडेंस और एक ऐसा ओरा था जिसने पूरे बोर्डरूम की हवा को खींच लिया। उसकी वो नशीली भूरी आंखें, उसके चेहरे की वो कातिलाना चमक देखकर वहां मौजूद हर इंसान एक पल के लिए सन्न रह गई। लेकिन अभय रायचंद की आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। वो अपनी जगह पर एक पत्थर की तरह बैठा रहा। तभी समीक्षा ने एक बड़ी ही मधुर लेकिन रौबदार आवाज में कहा, हेलो एवरीवन। ये कहते हुए सीधे काव्या की तरफ बढ़ी। उसने काव्या की तरफ बढ़कर कहा, हेलो काव्या मैम, मैं समीक्षा कपूर, ग्लोबल इंडस्ट्रीज की सीईओ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। काव्या ने हाथ मिलाकर मुस्कुराकर कहा, मुझे भी खुशी हुई समीक्षा। आपका प्रपोजल हमारी टीम ने देखा, ये काफी इम्प्रेसिव है। तभी समीक्षा ने अपनी नजरें हटाकर अभय की तरफ की। समीक्षा ने एक हल्की सी कशिश भरी मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, और आप मिस्टर अभय राजचंद, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मल्होत्रा इंडस्ट्री की असली शील्ड। आगे से अपने अभय ने हाथ बढ़ाया और समीक्षा से हाथ मिला लिया। हाथ मिलाते ही समीक्षा ने अपनी उंगलियों से अभय के हाथ को हल्का सा दबाने की कोशिश की। एक ऐसा इशारा जो अक्सर मर्द को अपनी तरफ खींचने के लिए किया जाता है। लेकिन अभय का हाथ लोहे की तरह सख्त था। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तुरंत अपना हाथ खींच लिया। अभय ने बड़ी ही रूखी और प्रोफेशनल आवाज में कहा, हैव अ सीट मिस कपूर। वहीं उसकी यह हरकत देखकर समीक्षा समझ गई कि ओलिविया बिल्कुल सही कह रही थी। अभय रायचंद पर हुस्न का यह सस्ता जादू काम नहीं करने वाला। तभी मीटिंग शुरू हुई। समीक्षा ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया। उसने बिजनेस के हर एक पहलू को बहुत ही गहराई से समझाया। लेकिन अभय लगातार उसे अपनी पैनी और जासूसी आंखों से घूर रहा था। अभय ने प्रेजेंटेशन के बीच में टोक कर कहा, मिस कपूर, ग्लोबल इंडस्ट्री की फंडिंग ज्यादातर कनाडियन इन्वेस्टर से आती है। हाल ही में कनाडा के कुछ इन्वेस्टर्स पर इंटरनेशनल फ्रॉड और सिंडिकेट के साथ मिले होने का आरोप लगा है। मैं ये कैसे मान लूं कि मल्होत्रा इंडस्ट्री का पैसा किसी गलत जगह या किसी माफिया के हाथों में नहीं जाएगा। उसकी आवाज पूरे रूम में गूंज गई। ये एक सीधा और बड़ा खतरनाक बाउंसर था। अभय का दिमाग बड़ा तेज था। उसने कनाडाई लिंक को पकड़ लिया था। हालांकि उसे पता नहीं था कि समीक्षा खुद कनाडाई माफिया का हिस्सा है। लेकिन वो किसी भी कनाडाई कंपनी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि कपैटो की मौत अभी ताजा थी। समीक्षा एक पल के लिए भी नहीं घबराई। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही कड़क और बेखौफ भाव लिया। समीक्षा ने अभय की आंखों में सीधे बिना पलक झपकाए जवाब देकर कहा, मिस्टर रायचंद, अटकलें और इल्जाम तो हर बड़ी कंपनी पर लगते हैं। अगर आप अफवाहों पर बिजनेस करते हैं तो शायद आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्लोबल इंडस्ट्रीज का हर एक रुपया लीगल है। हमारे सारे ऑडिट रिपोर्ट्स ट्रांसपेरेंट हैं। जहां तक बात है माफिया किसी खतरे की,
ये कहते हुए समीक्षा ने टेबल पर अपनी हथेलियां टिकाकर थोड़ा आगे की तरफ झुककर अपनी आवाज को भारी करके आगे कहा, तो खतरों से खेलना मुझे बहुत अच्छे से आता है मिस्टर रायचंद। मैंने इस कंपनी को अकेले खड़ा किया है। अगर मेरे रास्ते में कोई आता है तो मुझे कुचलना भी जानती हूँ। मुझे कमजोर या डरपोक समझने की गलती मत कीजिएगा। समीक्षा का यह आक्रामक, बेखौफ और शेरनी वाला रवैया देखकर अभय के अंदर एक हल्की सी हैरानी हुई। उसे लगा कि यह औरत कोई माम कॉरपोरेट लड़की नहीं, उसके अंदर एक योद्धा वाली आग है। अभय के होठों पर एक हल्की सी लेकिन सम्मानजनक मुस्कान आ गई। अभय ने अपनी कुर्सी पर टिक कर कहा, मुझे वो लोग पसंद है जो अपनी बात पर डटे रहते हैं मिस कपूर। समीक्षा ने खुद मन ही मन जीत की एक सांस ली। उसने अभय के उस मजबूत और खौफनाक ओरा के सामने खुद को एक बराबर की टक्कर देने वाली औरत साबित कर दिया। उसने हनी ट्रैप नहीं बल्कि माइंड ट्रैप का पहला जाल फेंक दिया था। उस पहली मीटिंग के बाद प्रोजेक्ट के सिलसिले में अभय और समीक्षा की मुलाकात बढ़ने लगी। वहीं काव्या अपनी सहेली आलिया के साथ कंपनी के दूसरे काम और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी। ओलिविया ने जानबूझकर काव्या का शेड्यूल इतना टाइट कर दिया कि ग्लोबल इंडस्ट्री के सारे लीगल और साइट विजिट्स का जिम्मा अभय को संभालना पड़ रहा था। ये कनाडाई माफिया की सोची समझी चाल थी ताकि अभय और काव्या के बीच की दूरियां बढ़े और अभय को समीक्षा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिले। एक दिन दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित कंस्ट्रक्शन साइट पर अभय और समीक्षा उस प्रोजेक्ट का मुआयना करने गए थे। दोपहर का वक्त था, धूल भरी हवाएं चल रही थी। अभय अपने उसे काले कोट और सफेद शर्ट में था। समीक्षा ने आज बहुत ही सिंपल शर्ट और जींस पहनी थी जो उसके ग्लैमरस लुक को बिल्कुल अलग थी। वो अभय को यह दिखाना चाहती थी कि वो सिर्फ हुस्न नहीं बल्कि मेहनत करने वाली एक ग्राउंडेड औरत भी है। साइड पर चलते चलते अचानक लोहे का एक भारी पाइप ऊपर से गिरा। अभय का वो रक्षक वाला रिफ्लेक्स तुरंत काम कर गया। उसने चिल्लाकर कहा, समीक्षा हट जाओ। अभय ने बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर समीक्षा के कंधे को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो भारी पाइप समीक्षा के बिल्कुल बगल से होता जमीन पर गिरकर एक जोरदार आवाज के साथ टकराया। समीक्षा अभय की बाहों में आ गई। उसके चेहरे और अभय के सीने के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। समीक्षा ने अपनी नशीली आंखों को ऊपर उठाया और अभय की आंखों में देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। यही वो पल था जहां कोई भी मर्द फिसल सकता था, लेकिन अभय की आंखों में कोई रोमांस या वासना नहीं थी। उसने तुरंत समीक्षा को अपने आप से अलग कर दिया। अभय ने एक बड़ी ठंडी और नॉर्मल आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? ये कहते हुए उसने बस अपना फर्ज निभाया। समीक्षा अंदर ही अंदर एक फौलादी इंसान को देखकर हैरान थी। तभी समीक्षा ने अपने बाल ठीक किए और कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू अभय, तुमने मेरी जान बचा ली। अभय ने बस सिर हिलाया और साइट मैनेजर को डांटने लगा। इस घटना के बाद समीक्षा ने अपना तरीका पूरी तरह से बदल लिया। उसने समझ लिया कि अभय के दिल तक पहुंचने का रास्ता जिस्म या इश्क से होकर नहीं जाता। अभय और काव्या के बीच कोई थर्ड पर्सन रोमांस के जरिए नहीं आ सकता। अगर अभय के करीब जाना है तो उसे एक दोस्त बनाना होगा, एक ऐसी दोस्त जिसके साथ अभय वो बातें कर सके जो अपनी मासूम पत्नी काव्या से नहीं कर सकता। उसी शाम साइट विजिट के बाद समीक्षा ने अभय को एक कैफे में कॉफी पीने के लिए रोक लिया। समीक्षा ने अपनी कॉफी का कप हाथ में थमाकर एक बहुत ही गहरी और उदास आवाज में कहना शुरू करके कहा, तुम्हें पता है अभय, तुम मुझे बड़े अजीब लगते हो। उसके बाद सुनकर आगे से अभय ने अपनी कॉफी को एक तरफ देखकर पूछा, अजीब किस मायने में? तभी आगे से समीक्षा ने एक साइकोलॉजिस्ट की तरह अभय के दिमाग के तारों को छेड़कर कहा, तुम्हारे अंदर एक बहुत गहरा अंधेरा है अभय। मैंने देखा कि तुम हमेशा चौकन्ने रहते हो। तुम्हारी आंखें हमेशा किसी खतरे को ढूंढती रहती है। तुम अपनी पत्नी को लेकर इतने ज्यादा पजेसी हो जैसे तुम्हें डर हो कि कोई उसे तुमसे छीन लेगा। मैं खुद एक ऐसी दुनिया से आई हूं जहां मैंने बड़े धोखे खाए, बहुत खतरे देखे, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर के उस अकेलेपन और उस जंग को समझ सकती हूँ। समीक्षा की यह बातें अभय के दिल के उस हिस्से पर जाकर लगी जो हिस्सा उसने काव्या से हमेशा छुपा कर रखा था। अभय एक माफिया डॉन था। उसके हाथों पर खून था और वो हर रात बुरे सपने देखता था। वो काव्या से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन वो अपनी खूनी दुनिया का खौफ, अपना वो तनाव, अपनी वो चिंता कभी काव्या के साथ शेयर नहीं कर पाता था, क्योंकि वो काव्या की उस मासूम दुनिया को गंदा नहीं करना चाहता था। और आज उसके सामने बैठी ये औरत समीक्षा,
वो बातें कर रही थी जो शायद अभय के अंदर उस दबे हुए ज्वालामुखी को समझ रही थी। अभय ने गहरी सांस ली और पहली बार समीक्षा की तरफ एक बिजनेस पार्टनर से अलग एक इंसान की तरह देखा। अभय ने खिड़की से बाहर देखकर एक बहुत ही भारी आवाज में कहा, तुम नहीं समझोगी समीक्षा, जब आपके पास खोने के लिए कुछ ऐसा हो जो आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती हो, तो दुनिया का हर एक इंसान आपको एक दुश्मन नजर आता है। मैं एक ऐसे अंधेरे में खड़ा हूं जहां अगर मैंने पलक भी झपकाई तो वह अंधेरा मेरी दुनिया को निगल जाएगा। उसकी ये बात सुनकर समीक्षा ने बहुत ही प्यार और हमदर्दी के साथ अपना हाथ मेज पर रख के अभय के हाथों के ऊपर रख दिया। इस बार उस क्षण में कोई सेडक्शन नहीं था, बल्कि एक दोस्त का सहारा था। समीक्षा ने बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहा, मैं समझती हूँ अभय, लेकिन इंसान अकेले इस खौफ का बोझ नहीं उठा सकता। तुम्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हें जज ना करे, जो तुम्हारे उस अंधेरे को समझे। अगर तुम्हें कभी भी किसी से कोई बात करनी हो तो तुम मुझे अपना एक बहुत अच्छा दोस्त समझ सकते हो। मैं तुम्हारी वो बातें सुनने को तैयार हूँ, शायद तो जो तुम काव्या को नहीं बता पाते। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। समीक्षा ने अभय के उस अकेलेपन पर वार किया जो अक्सर एक रक्षक और एक डॉन के अंदर होता है। आगे से अभय ने भी अपना हाथ नहीं हटाया। उसने समीक्षा की तरफ एक बहुत ही हल्की लेकिन एक भरोसे वाली मुस्कान देकर कहा, थैंक यू समीक्षा। उस दिन के बाद से अभय और समीक्षा के बीच का वो बर्फीला और सख्त रिश्ता पिघलने लगा। वो दोनों अब सिर्फ काम की बातें नहीं करते थे। अभय जो किसी पर भरोसा नहीं करता था, वो अब कभी कभी समीक्षा के सिर्फ साथ बैठकर कॉफी पीते हुए दुनियादारी, अपनी चिंताओं और अपनी जिंदगी के फलसफे पर बातें करने लगा। समीक्षा उसके सामने एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो मजबूत थी, जो रोती नहीं थी, जो बिजनेस की क्रूरता को समझती थी। अभय को उसमें एक ऐसा साथी नजर आने लगा था जिसके साथ वो अपना मजबूत और खूंखार वाला मुखौटा उतार कर कुछ पल के लिए रिलैक्स हो जाए। एक दिन जब बारिश हो रही थी, अभय और समीक्षा ऑफिस के एक लाउंज में खड़े थे। अभय ने कॉफी का कप हाथ में लिए हुए कहा, तुम्हें पता है समीक्षा, काव्या बहुत मासूम है। वो सोचती है कि दुनिया बड़ी अच्छी है। मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं उसका यह भोलापन उसे किसी खतरे में ना डाल दे। उसकी यह बात सुनकर आगे से समीक्षा ने मुस्कुरा कर कहा, काव्या बड़ी खुशनसीब है कि उसे तुम्हारे जैसा रक्षक मिला अब है, लेकिन तुम खुद को कितना थकाते हो। तुमने खुद को एक मशीन बना लिया है। समीक्षा ने बहुत ही प्यार से एक दोस्त के हक से अभय के बिखरे बालों को थोड़ा सेट किया। अभय ने उसे नहीं रोका। उसके लिए सिर्फ एक दोस्त का टच था। उसके दिल में काव्या के लिए रत्ती भर भी बेवफाई नहीं थी। वो काव्या से ही बेइंतहा प्यार करता और करता रहेगा। लेकिन दुनिया, समाज और खुद काव्या की नजरों में एक पति का किसी दूसरी बड़ी खूबसूरत औरत के साथ इतना घुलना मिलना, उसके साथ कॉफी पीना, उसे अपने बाल सेट करने देना क्या कहलाता है। यही तो कनाडाई माफिया का सबसे खौफनाक और घिनौना प्लान था। उन्हें अभय को काव्या से बेवफाई करने पर मजबूर नहीं करना था। उन्हें तो सिर्फ बेवफाई का एक भ्रम पैदा करना था, और इस भ्रम को काव्या की आंखों तक पहुंचाने का काम ओलिविया कोपेटो कर रही थी। उधर काव्या के कैबिन में काव्या अपनी कुर्सी पर बैठे एक फाइल पढ़ रही थी। ओलिविया उसके सामने बैठी थी। तभी ओलिविया के अपने फोन में एक तस्वीर खोली, बड़ी मासूमियत और फिक्र के साथ काव्या की तरफ फोन बढ़ा दिया। ओलिविया ने बड़े ही झिझक कर और डरी हुई आवाज में कहा, काव्या दी, मुझे मुझे आपको कुछ दिखाना है, लेकिन प्लीज आप गुस्सा मत होना। आगे से काव्या ने फाइल बंद करके फोन अपने हाथ में ले लिया और कहा, क्या हुआ आलिया, दिखाओ। ये कहकर उसने फोन की स्क्रीन देखी। वह तस्वीर उसी लाउंज की थी जहां अभय और समीक्षा खड़े थे। तस्वीर को शायद किसी अमेलिया ने ऐसे एंगल से खींचा, ऐसा लग रहा था जैसे अभय और समीक्षा एक दूसरे के बड़े ज्यादा करीब हों। समीक्षा अभय के चेहरे को बहुत ही प्यार और इंटीमेसी से छू रही थी। अभय की उस तस्वीर में मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। यह देखकर काव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दिल में एक ऐसा भयंकर और खौफनाक दर्द उठा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। अभय, उसका अभय, जो सिर्फ उसे प्यार करता था, और वो किसी और औरत के करीब, वह भी ग्लोबल इंडस्ट्री की उस बड़ी खूबसूरत सीईओ समीक्षा कपूर के साथ। तभी ओलिविया ने बहुत ही शातिराना इलाके तरह से उसके आग में घी डालकर कहा, दी, मैं ये आपको दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन ऑफिस में सब बातें कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि अभय जीजा जी और उस समीक्षा बैंक में आजकल ज्यादा ही, मतलब मेरा मतलब, वो
वो लोग घंटों एक साथ वक्त गुजारते हैं, वो कॉफ़ी डेट्स पर जाते हैं और मुझे आपकी फ़िक्र हुई दी। इसलिए मैंने आपको बता दिया, शायद शायद ये सिर्फ़ काम के सिलसिले में हो, आपको जीजा जी से एक बार बात कर लेनी चाहिए। काव्या का पूरा शरीर कांपने लगा, उसकी सांसें अटक गई। वो अभय जिसके लिए काव्या ने अपनी जान दांव पर लगा दी, वो अभय जिसने उसे मौत से बचाया, क्या वो सच में किसी और औरत की तरफ आकर्षित हो रहा था? तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही थी। वो मुस्कान, वो नजदीकी, काव्या के दिमाग की नसें फटने लगी। काव्या ने कांपती आवाज में खुद को दिलासा देने की कोशिश करके कहा, ये कोई गलतफहमी होगी आलिया। अभय ऐसा नहीं कर सकता, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। लेकिन उसकी आंखों में एक आंसू छलक कर उसकी गाल पर आ गया। तभी ओलिविया ने काव्या को गले लगाकर बड़ी शैतानी और कयामत वाली मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी यही लगता है दी। आप बस अपना ख्याल रखना, मर्दों का क्या है, वो अक्सर बाहर की खूबसूरती के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ दी, हमेशा। लड़ाई माफिया की यह साजिश अब पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी। समीक्षा कपूर ने अपनी खूबसूरती, अपनी चालाकी, अपनी उन मनोवैज्ञानिक बातों के जरिए अभय रायचंद की जिंदगी में एक अच्छी दोस्त की जगह बना ली। अभय जो हर खतरे से वाकिफ था, वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस औरत को अपना दर्द बांटने वाली दोस्त समझ रहा था, वो असल में उसके ही घर में आग लगाने वाली नागिन है। दूसरी तरफ काव्या के दिल में अभय के लिए खिलाफ एक शक का वो भयानक और जानलेवा बीज बोया जा चुका था। काव्या का वो अमर प्यार, वो अटूट विश्वास अब डगमगाने लगा था। मल्होत्रा इंडस्ट्री का वो अभेद्य किला अब अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। अभय रायचंद, जिसने रशियन माफियाओं को जमीन से 100 फीट नीचे पिंजरों में सड़ाकर अपनी ताकत का परचम लहराया, आज वो एक ऐसे फरेब के चक्रव्यूह में फंस चुका था, जहां कोई बंदूक, कोई उसका मार्शल आर्ट, उसकी कोई भी फौलादी ताकत काम नहीं आने वाली थी। कयामत की वो खौफनाक घड़ी अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी, जब काव्या का ये शक नफरत में बदलेगा, जब अभय को इस कनाडाई सिंडिकेट के मीठे जहर का पता चलेगा, तब जो महासंग्राम होगा, वो खून से नहीं है, बल्कि आंसू, टूटे हुए विश्वास और ऐसी रूह कपा देने वाली तबाही से लड़ा जाएगा, जो अंडरवर्ल्ड के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अभय और काव्या का प्यार अब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे खौफनाक और सबसे खतरनाक इम्तिहान के मुहाने पर खड़ा था। मौत और फरेब का यह नया बवंडर अब पूरी तरह से उनके आशियाने को निगलने के लिए तैयार खड़ा था। क्या होगा अब आगे की कहानी में, जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें।